आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। सो क्या कराएं आज? कुछ बचा है क्या बुकलेट डिस्कशन? गैस स्टेट डिस्कशन कौन सा वाला पार्ट बचा है? अच्छा, रिवीजन। मैक्सिमम लोग रिवीजन रिवीजन का बोल रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है रिवीजन का ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन ही करा देते हैं फिर। सर, रिवीजन ऑफ रियल गैस। रिवीजन ऑफ रियल गैस वाला पार्ट में डाउट है, मतलब वो डिस्कशन की बात कर रहे हैं। केटीजी एंड रियल गैस। केटीजी एंड रियल गैस। ओके, ठीक है। सो केटीजी एंड रियल गैस करा देते हैं। तो पहले केटीजी ले लेते हैं। तो देखो केटीजी में क्या था। ऑब्वियसली केटीजी एक तरह से रियल गैस मॉलिक्यूल, सॉरी, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के लिए ही था। तो केटीजी के कुछ लाइक पॉस्टुलेट्स थे, या उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि केटीजी में कुछ पॉइंट्स थे। वो पॉइंट्स तो सभी को पता ही होगा वैसे, है ना? दैट कुछ इस टाइप के पॉइंट्स थे कि गैस मॉलिक्यूल जो है, बहुत सारे, मतलब हमारे पास जो कोई भी गैस होती है, तो वो गैस मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है ना? सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, वो सब तो पता होगा। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो है, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी ऐसा ही था ना, डिफरेंट वेलोसिटी जो है वो रहेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, बट एवरेज वेलोसिटी जो रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना। तो वो सब तो पता होगा। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से मेनली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि हमारे पास, वंस भार्गव बोल रहा है, सर व्हाट इज द मीनिंग की मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू कंटेनर का वॉल्यूम। भाई यही मीनिंग है ना यार, ये तो अभी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? वंस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू कंटेनर का वॉल्यूम, तो इसमें मतलब मैं इसका मीनिंग क्या बताऊं? इसका मीनिंग यही है ना कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है।
ओके वंश, समझ में आया? ठीक है, तो उसका पॉइंट मतलब वो था ना, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट से मेनली डाउट होता है। तो मैक्सवेल क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी कंटेनर वगैरह अगर है, तो उसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग वेलोसिटीज के रहेंगे। तो उसने क्या बोला कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब ऐसे होंगे, बहुत मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक्चुअली इसने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था, तो उसके थ्रू वो चीज बताई थी। तो उसने क्या बोला कि वेरी लेस वेलोसिटी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत लेस है, वेरी हाई वेरी हाई वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम है। एक इंटरमीडिएट वेलोसिटी जो है उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ना तो मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है ना। एक इंटरमीडिएट वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का होता है। तो इसके लिए पहले तो इसने क्या एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या बताती है? वो बताती है वेलोसिटी, सॉरी, वो बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du। ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स का वो नंबर बता रही है। तो वो क्या है, इक्वेशन क्या है? इट इज, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ पारस, की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो स्पीड इज ऑल्सो वेरी लेस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड इज ऑल्सो वेरी लेस। सो इंटरमीडिएट वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है। ठीक है, सो इक्वेशन इसने जो दी थी वो ये थी, dn इज इक्वल टू 4πn इंटू m बाय 2π/RT रेज टू 3/2 एंड इसके अलावा u स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर डिवाइड बाय 2RT डी। ये इक्वेशन थी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन थी। इक्वेशन जो है इसके थ्रू हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे, मतलब हमें समझने के लिए अगर हम ले, तो मान लो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स 1000 है। टोटल मॉलिक्यूल्स क्या है? 1000 है। एंड हमें ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। कौन से मॉलिक्यूल्स चाहिए? जिनका वेलोसिटी बिटवीन 300 एंड 301। ठीक है, मुझे ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर चाहिए जिनका वेलोसिटी बिटवीन 300 एंड 301 है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? 1000 हो गई ना। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1000। ओके, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, सही। इसके अलावा हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर चाहिए जिनकी वेलोसिटी 300 एंड 301 के बीच में। तो एन की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यू की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो, यू एंड यू प्लस डी यू, यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता चलता है। सो यू क्या है यहाँ पर? यू हो गया 300। ओके, एंड डी यू क्या हो गया? u प्लस डी यू इज 301, तो डी यू हो गया 1। ओके,
सो ये सब वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड मोलार मास एंड टी की वैल्यू भी पता है तो डीएन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई नहीं आया? ठीक है। सो इस टाइप से मतलब ये हम बता सकते हैं, तो समझाने के लिए था कि नंबर ऑफ हमें ये मतलब इक्वेशन क्या देती है। ओके, सो ये इक्वेशन क्या बताती है? ये बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से तुम्हें वो चीज समझ में आएगी जिसकी हम बात कर रहे थे कि विद वेरी लेस नंबर ऑफ sorry, with very small velocity, number of molecules is less, and with very high velocity also number of molecules is less. So with intermediate velocity, number of molecules are high. ठीक है, जिनकी वेलोसिटी इंटरमीडिएट है वो मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ना तो मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा वेलोसिटी होता है, ना मॉलिक्यूल का बहुत कम होता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होता है? इंटरमीडिएट वाला होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। dn बाई डी यू वर्सेज यू। ठीक है, सो dn बाई डी यू वर्सेज यू, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी तो dn इज इक्वल टू समथिंग था, तो dn बाई डी यू क्या हो गया? dn बाई डी यू हमारे पास हो गया, डी यू को नीचे ले लिया, 4 पाई n इंटू एम अपॉन 2 RT, सॉरी m अपॉन 2 पाई RT रेज टू 3/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर डिवाइड बाई 2 RT। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया? यू स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास dn बाई डी यू हो गया। अब देखो, अगर तुम इस इक्वेशन में मतलब ग्राफ बना रहे हो किसके बीच में? dn बाई डी यू वर्सेज यू के बीच में, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट। तो मेनली जो ग्राफ बनेगा वो इस पार्ट की वजह से बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? ठीक है, मेनली अपने पास ग्राफ इस वाले पार्ट की वजह से बनेगा। तो अगर हम u को जीरो कर देते हैं, अगर हम u को जीरो कर देते हैं तो ये पूरे पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी ना। एंड जीरो किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से होगी ही नहीं होगी? u को अगर हमने जीरो कर दिया तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, एंड अगर हमने u को इन्फिनिटी कर दिया तब भी जीरो हो जाएगी, लेकिन तब जीरो होगी इसकी वजह से ई रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT। मतलब बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर u को अगर तुम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी हो गया, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? जीरो। तो ये पूरा जो इक्वेशन है ये दो जगह पर जीरो हो सकता है। एक तो u इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी जीरो हो सकता है, एंड u इज इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी जीरो हो सकता है। यस ब्रायन, बताते हैं इसके बारे में भी। प्रीवियस स्लाइड में क्या है देखो, फटाफट करो प्रीवियस स्लाइड भी। ठीक है, नाउ जैसा हम बता रहे थे कि dn बाई डी यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यू स्क्वायर इंटू इस वाले पार्ट पर। तो अगर हम यू को जीरो कर देते हैं तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, उसकी वजह से पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर हम यू को इन्फिनिटी कर देंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, एंड इसकी वजह से पूरा फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जगह पर जीरो होगा, यू इज इक्वल टू जीरो पर भी ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, एंड यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी। ठीक है, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो पे ही खत्म होगा। सो बीच में कैसा रहेगा? तो अब देखो यहाँ पर दो है ना, दो फंक्शन, एक तो ये है और एक ये है। यू स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे यू बढ़ाएंगे यू स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। एंड दूसरा क्या? ई रेज टू पावर माइनस वाला है, ई रेज टू पावर माइनस वाला है, मतलब ऐसा कुछ है, माइनस है तो नीचे लेके जाएंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो नीचे वाला ये जो पार्ट है ये पूरा बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना।
सो ई रेज टू पावर वाला जो पार्ट है, मतलब ई रेज टू माइनस पावर वाला जो है फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है, ये वैल्यू डिक्रीज करता है एंड ये वैल्यू इंक्रीज करता है। अब ग्राफ कैसे आएगा, तो दोनों में से कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा होगा, उसकी वजह से ग्राफ बनेगा। तो देखो, जब u को जीरो कर रहे हैं तो यू स्क्वायर की वजह से पूरा फंक्शन जीरो हो गया, एंड जब u को इन्फिनिटी कर दिया तो ये ई रेज टू पावर माइनस वाले की वजह से पूरा फंक्शन जीरो हो गया। तो एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट किया, लोअर वैल्यू पर ओवरऑल फंक्शन, मतलब u इक्वल टू जीरो पर ओवरऑल फंक्शन किसकी वजह से जीरो हुआ, यू स्क्वायर की वजह से, एंड u इक्वल टू इन्फिनिटी पर पूरा फंक्शन किसकी वजह से जीरो हुआ, ई रेज टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू आर टी की वजह से। मतलब हायर वैल्यू पर ये डोमिनेट करेगा, ई रेज टू पावर माइनस वाला, एंड लोअर वैल्यू पर यू स्क्वायर वाला डोमिनेट करेगा। ओके, सो लोअर वैल्यू पर यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा, दैट्स व्हाई इनिशियली जो है हमारे पास वैल्यू बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? तो इस ग्राफ से तुम देख सकते हो, मतलब ये जो ग्राफ है हमें एक्चुअली वही बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, देख लेते हैं। तो एक मान लो ये जो है डी है, तो एरिया क्या हो गया बेसिकली, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डी एन बाई डी यू, ठीक है, एंड ये हो गया डी यू। सो एरिया क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एरिया इज डी एन बाई डी यू इंटू डी यू। ठीक है, सो डी यू से डी यू कैंसल आउट मीन्स डी एन। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमें क्या बता रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डीएन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस डी यू के बीच में। ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस डी यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया ये बताता है। और अगर पूरे ग्राफ का एरिया हम ले ले तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, सो एरिया अंडर द कर्व, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एरिया आएंगे, सभी को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो सबको ऐड करना है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, सम ऑफ डी एन। नाउ सम ऑफ डी एन मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दो। ओके, क्योंकि डीएन क्या है, डीएन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, सो डीएन बाई डी यू वर्सेज यू का जो ग्राफ है, इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या देता है, एन देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। ओके, क्लियर है सबको? चले आगे। ठीक है, तो ये तो था dn बाई डी यू वर्सेज यू। नाउ नेक्स्ट ग्राफ यहां पर हम लेते हैं, वन बाई एन डी एन बाई डी यू वर्सेज यू। ठीक है, वन बाई एन डी एन बाई डी यू वर्सेज यू। यस ब्रायन, एक्चुअली वही है कि उसका जो एरिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो एरिया वो इंपॉर्टेंट है। तारिणी एंड ब्रियान दोनों को वही बता रहा हूँ, डीएन बाई डी यू उसका मेनली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डीएन बाई डी यू इंटू डी यू का सिग्निफिकेंस है। ओके, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
वो हमें क्या बता रहा होता है, वो बता रहा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में। नाउ नेक्स्ट ग्राफ है 1/n dn by du वर्सेज u। तो इसमें हमारे पास देखो कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज इक्वेशन कुछ ज्यादा डिफर होगी नहीं। अभी हमने यहाँ पर n को भी नीचे ले लिया, सो दिस इज जस्ट 4 पाई एंड देन यहाँ पर m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू 3/2 u स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। ठीक है, सो कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा कि नहीं ना, बिकॉज कांस्टेंट वाला पार्ट जो है वही चेंज हुआ, बाकी तो सेम रहा ना। तो ग्राफ का जो शेप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही आएगा जैसे पहले था। बस ऑब्वियसली पीक वीक का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना, बिकॉज एन जो है हमारे पास पहले कांस्टेंट वाला पार्ट क्या था, ज्यादा था, अभी कांस्टेंट वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो गया, डिवाइड बाय मतलब एन हमने किधर ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो ग्राफ कुछ वैसा ही आ गया। नाउ अब देखो यहाँ पर ग्राफ जो है वो क्या बताता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर एरिया ले, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया ले, ठीक है, दिस इज डी यू। सो एरिया क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, 1/n dn by du इंटू डी यू। अब डी यू से डी यू कैंसल आउट हो गया, सो इट इज dn by n। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या देगा, dn by n। नाउ व्हाट इज dn by n? dn क्या था, dn था ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में है। नाउ अगर ऐसे नंबर को हम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दे, तो मान लो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जस्ट मान लो 25 है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के हमारे पास 25, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो हमारे पास 1000 है। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में, उनका नंबर 25 है, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स 1000 है। तो ये क्या वैल्यू बताती है, मतलब dn बाय n क्या बता रहा है एक तरह से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, दिस इज फ्रैक्शन ना, है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शन। ओके, किस चीज का फ्रैक्शन है, तो इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस डी। क्लियर है सभी को? सो dn बाय du वाले ग्राफ से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चलता है जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में, एंड 1/n dn बाय du वाले ग्राफ से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पता चलता है जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में। नाउ ये पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया हो गया। अगर हमें पूरा एरिया अंडर द कर्व देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा पूरा। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस डी के बीच में है, इस पूरे फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है। ठीक है, सो अब कोई तो बोल रहा है कि सर ये कैसे मिला, ये सब मैक्सवेल ने कैसे डिराइव किया, तो भाई मैक्सवेल जो है उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट से डेटा वगैरह लिया एंड देन उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया। तुम भी कर सकते हो, बट तुम्हें अभी तक उतना नॉलेज नहीं है। आगे जाके तुम कॉलेज में अगर पास आउट करने के बाद आगे पीएचडी वीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये सब नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो कर पाओगे आगे जाके अगर करना चाहते हो तो।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वो पहले वाला जो ग्राफ था dN/du, वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में, एंड ये वाला जो ग्राफ है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। इसके अलावा पहले वाले से एरिया अंडर द कर्व जब हम पूरा ले लेते हैं तो वो देता था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ये वाला जो ग्राफ है ये हमें एरिया अंडर द कर्व में क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहां से आ गया यार? मोल फ्रैक्शन कहां से आ गया इधर? इधर तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, नाउ इसके बाद में हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटी आई थी। सो वेलोसिटी Vrms, Vmp एंड V एवरेज। तो Vrms क्या था? इट इज रूट ऑफ CRT अपॉन m। Vmp क्या था? इट इज रूट ऑफ 2RT बाय m। एंड V एवरेज क्या था? इट इज रूट ऑफ 8RT बाय पाई m। ऑब्वियसली इसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें प्रेशर और डेंसिटी दिया है तो ऐसे ऐसे लिख देंगे इसको। सिमिलरली दिस इज 2p बाय d एंड दिस इज 8p बाय पाई। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो तीनों वेलोसिटी में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी वैल्यू होती है Vmp की, उससे बड़ी वैल्यू होती है V एवरेज की, एंड सबसे बड़ी वैल्यू होती है Vrm। ठीक है, तो ग्राफ में अगर तीनों को लिखें हम तो ग्राफ में जो पीक है उस पीक पर जो वेलोसिटी होती है, ग्राफ में पीक पर जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी क्या होती है? Vmp होती है। ग्राफ में पीक पर जो वेलोसिटी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो पीक पर जो वेलोसिटी है वो Vmp होती है। इसके अलावा जैसे हमने पहले ही बताया है कि Vmp से ज्यादा होगा V एवरेज और V एवरेज से ज्यादा होगा Vrms। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास V एवरेज और ये Vrms दोनों हमारे पास इधर साइड होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनका रेशियो तो ऑब्वियसली तुम देख ही सकते हो जब तुम्हें वैल्यू पता है तो। सो रेशियो क्या होगा? Vrms इज इक्वल टू Vmp इज इक्वल टू V एवरेज। सॉरी, क्या कोई कुछ बोला, वही मेरे दिमाग में रह गया। सॉरी, क्या बोल रहा था कोई? किसी ने पूछा अभी कुछ तो। सर व्हेन Vmp इज इक्वल टू Vrms, वंस भार्गव Vmp इक्वल टू Vrms होने के चांस तो बहुत कम होंगे, बट Vmp इज इक्वल टू V एवरेज होने के चांस हो सकते हैं अगर हमारे पास सिमेट्रिक ग्राफ हो जाए ना। जैसे ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला ग्राफ तो कहां पर एंड होगा? ये वाला ग्राफ एंड होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी से पहले टच करेगा ही नहीं। तो लेकिन अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता, मतलब जैसे यहां से स्टार्ट हुआ है और इधर खत्म ऐसे हो गया होता, ठीक है, तो ऐसे केस में सिमेट्रिक ग्राफ आ गया तो वी एवरेज जो है वो पीक पर हो जाता है। वी एवरेज कहां पर हो जाता है उस केस में? पीक पर हो जाता। तो वी एवरेज और वीएमपी सेम आ जाता। ओके, उस वाले केस में वीएमपी और वी एवरेज क्या आ जाता? सेम आ जाता, वीआरएमएस नहीं, वीएमपी एंड वी एवरेज।
हंस बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि VJCH सर ने भी हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन कराया था कि ये जे इस साल की जेई में आया है। पर मेरे को समझ नहीं आया कि एमपी और एवरेज हाँ, सेम क्यों जाता है और आरएमएस ऐसा कम क्यों होता है। अगर वो एक्सप्लेन अरे कर सकते हैं देख, सिमेट्रिक ग्राफ में। हमारे पास, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सिमेट्रिक ग्राफ है तो क्या है कि वो जब तुम ऐड करते हो ना सारी उसको, मतलब सिमेट्रिक ग्राफ है तो जितनी वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड है उतनी वेलोसिटी, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड है उतने मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड है पीक के। समझाया? ओके सर, और एंड सर वेलोसिटी आरएमएस मतलब कब वेलोसिटी इक्वल होगा? डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिक है। अगर आरएमएस को भी इक्वल होना है सर तो। आरएमएस तो यार नहीं, आरएमएस का एक्चुअली नहीं देख पाएंगे क्योंकि आरएमएस में क्या स्क्वायर का मीन लिया जा रहा है, तो स्क्वायर का मीन में ओके। प्रॉब्लम हो जाएगी करने में, वो नहीं होगा, ओके। उसका नहीं बता सकते, ओके शायद सर। उसका हो सकता है मैथ्स वाले सर कोई बता पाए। मेरे दिमाग में तो क्योंकि उसमें वो मैथ्स का वो सब यूज होगा अगर होगा तो। बट ओके वी सर, एवरेज थैंक यू। और वीएमपी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मतलब बीच में होगी, इसको ऐसे तो देख सकता है कि एवरेज कहाँ पर होता है, बीच में होता है ना, एवरेज मतलब मीन वेलोसिटी है कि, तो एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी होता है, तो अपने पास अगर ऐसा है, ये खत्म हो गया, ठीक है, तो इसकी मीन वेलोसिटी कहाँ पर होगी, पीक पर ही होगी। समझाया कि नहीं आया? अगर हमारे पास ऐसा ही ग्राफ है, अब देखो मैक्सवेल वाला ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी पे जाके कट करता था, उससे पहले कट करता ही नहीं था। लेकिन अगर हमने ऊपर वाला जैसा ग्राफ बनाया, इसमें तो क्या है, कट कर गया, ठीक है, इसमें क्या है, ये कट कर गया है। ओके, सो कट कर गया तो जो पीक है वो मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पर पीक इज नॉट मीन पोजीशन। ओके, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, पीक जो है वो मीन पोजीशन हो गई है, तो वहीं पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन मैक्सवेल के हिसाब से वीएमपी भी है, ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी है, दैट्स व्हाई वो क्या है, सेम। याद रखना, लेकिन वहां पर फॉर्मूले अलग होंगे। अगर ये वाला जो केस लेंगे ना भाई, इसमें वीएमपी टू वी एवरेज बोल रहा हूं, बट वो वीएमपी और वी एवरेज की वैल्यू ये नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी बताओ? क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ही चेंज हो गया है। समझाया? सो उनका फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। ऑब्वियसली वीएमपी इज इक्वल टू वी एवरेज होगा उस केस में, बट दोज वीएमपी एंड वीएमपी वी एवरेज का आर फॉर्मूला डिफरेंट ऑब्वियसली। अगर फॉर्मूला ये है तो आंसर सेम कैसे हो सकता है? मतलब एक है रूट ऑफ 2 RT/m और एक है रूट ऑफ 8 RT/m, तो दोनों सेम थोड़ी हो पाएगा। ओके, सो ये तो ये वैल्यू कहां से आई है, ये फॉर्मूले कहां से आए, ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आए। बट वहां पर जब अगर हम ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, देन इट इज नॉट मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये जो ग्राफ है, ये जस्ट क्या है, हमारे पास एक तरह से मैथ्स वाला ग्राफ हो गया। मैथ्स हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ओके, तो अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ में जो पीक पोजीशन है, पीक पोजीशन पर जो है वो मोस्ट, क्योंकि पीक पोजीशन क्या है, पीक पोजीशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वीएमपी होगा उसके हिसाब से, है ना। लेकिन दूसरा क्या है कि ये मीन भी हो गया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मीन भी हो गया ना, ठीक है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। समझ आया सबको? तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ब्रायन क्या बोल रहा है, सर इन नॉर्मल केसेस द ग्राफ डजंट एंड एट इंफिनिटी, जबकि द स्टार्टिंग इज फ्रॉम जीरो, तो फिर सेंटर के बोथ साइड पर इक्वल मॉलिक्यूल्स नहीं आते, सो एवरेज इज शिफ्टेड राइट ना। हाँ बिल्कुल ब्रायन, सही बोल रहे हो कि हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसमें जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन इन्फिनिटी पे एंड नहीं होता है, सॉरी इन्फिनिटी तक जाता है, उससे पहले वो एंड नहीं होता है। सो पीक पोजिशन पर अगर हम बात करेंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा वो, एंड इसलिए हमारे पास क्या है, एवरेज पोजीशन इज नॉट पीक पोजीशन। तो फरजान क्या बोला सर, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ड्रॉन वीएमपी इज ग्रेटर देन वीआरएमएस,
So why did you write VRMS is greater than VMP? 1 minute. फरजान तुम्हारा डाउट भी क्लियर करता हूं. तू क्या बोल रहा है? तू समझने में ही गलती कर रहा है फरजान. फरजान तुम समझने में गलती कर रहे हो. तुम क्या बोल रहे हो कि सर आपने ग्राफ जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से VMP इज ग्रेटर देन VRMS है. बट सर आपने तो VRMS इज ग्रेटर देन VMP लिखा है, तो ये यहाँ पर तुम समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. और तुम नहीं, ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं. ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम क्या गलती कर रहे हो. ऊपर वाला वापस रफ कर देते हैं. तो तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो कि सर आपने तो लिख दिया VRMS इज ग्रेटर देन VMP. सर आपने VRMS को ग्रेटर देन VMP लिख दिया है, लेकिन सर ग्राफ से देखो VRMS VMP से बड़ा थोड़ी है. VMP तो सर ये हो गया बड़ा और VRMS ये हो गया. अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो. दिस इज नॉट VRMS एंड दिस इज नॉट, sorry, this is not VMP and this is not VRMS. फरजान समझ में आया? VRMS एंड VMP क्या है? एक्स एक्सेस पर अगर तुम देखोगे तो वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा. वाई एक्सेस पर अगर देखोगे तो वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो VMP पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और VRMS पर मॉलिक्यूल्स कम है. ठीक है, जो तुम बात कर रहे हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तुम. अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है? वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है? VRMS ज्यादा है. समझ आया? तो नाउ देखो, अगर एवरेज की बात करते हैं, तीनों वेलोसिटी का एवरेज की बात कर रहे हैं, VRMS, VMP और V एवरेज, तो क्या होगा? सो √3 RT है एंड सो √3 इज टू √8/π, बिकॉज बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रूट. ठीक है, सो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा इनका, VRMS, V एवरेज एंड VMP. क्लियर है सभी को? ना यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह के भी केस थे. तो अगर हम हमारे पास ऐसे ग्राफ है, ये है T1 टेम्परेचर पर, और फिर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रहेंगे, जस्ट हम क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. बट जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले से फास्ट मूव करने लग जाएंगे. या फॉर्मूले से भी अगर तुम देखोगे तो VMP वगैरह वो जो है वो सब शिफ्ट हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे VMP क्या है? √2RT/m है ना. सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ गई, तो पूरी वैल्यू बढ़ गई, तो VMP की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब VMP राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पीक जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो पीक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी. इसके अलावा उस पीक पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम होगा. तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा. ओके, सो ग्राफ ऐसा आएगा एट हायर टेम्परेचर. तो T2 इज ग्रेटर देन T1, बिकॉज एरिया जो है वो एरिया हमारे पास मतलब और ब्रॉड हो जाएगा ग्राफ. ठीक है, और ब्रॉड हो जाएगा, बट एरिया चेंज नहीं होगा ना. बिकॉज एरिया क्या बताता है? एरिया या तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो एरिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, वो चेंज नहीं हो रहा है. या फिर फ्रैक्शन वाला ग्राफ ले रहे तो टोटल एरिया कितना है? 1 है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है. तो एरिया चेंज नहीं होगा. हमारे पास पहले थोड़ा स्टेप टाइप का ग्राफ था, अभी वो ग्राफ ब्रॉड हो गया है. ठीक है, कब हुआ? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया. एंड मोलार मास के केस में उल्टा होगा. अगर हम गैस रिप्लेस कर दें, अगर हम गैस को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये M1 है. अगर हमने हैवियर गैस ले ली, तो हैवियर गैस ले ली तो VMP क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा ना. क्यों? क्योंकि VMP क्या है? 2RT/m है. अब देखो हैवियर गैस लिए, मोलार मास बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी.
वैल्यू कम हो गई तो वीएमपी की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सो ऐसा करने पर वीएमपी डिक्रीज हो गया, मतलब ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। बट इस केस में भी वही है यार, कि जो ग्राफ है उस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, बट एरिया चेंज नहीं होगा। ओके, तो उल्टा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ब्रॉड हो रहा है, बट अगर हैवी गैस से हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ग्राफ स्टिफ हो रहा है। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास केटीजी वाला पार्ट हो गया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। नाउ इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो उसके भी कुछ फॉर्मूले थे वो भी लिखा देते हैं। तो एक तो जब तुम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर देखते हो, मतलब प्रेशर किस वजह से होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से हिट करते हैं एंड उसकी वजह से प्रेशर आता है। और वो जो प्रेशर आता था वो क्या होता था भाई? सो प्रेशर होता था m इंटू एन बाय 3 v इंटू वी आर एम एस। ये होता था ना प्रेशर। तो m इंटू एन बाय 3v इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ये प्रेशर होता था। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यहां से क्या आता है? वो आता था, मतलब अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वगैरह देखना है तो चलो वो भी देख सकते हो। क्या होगा पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी? ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते चलो। तो वी आर एम एस स्क्वायर, अब हाफ इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हाफ इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या होगा? चलो वी हाफ को ऐसे ही रहने देते, बाकी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हाफ इंटू एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया देखो? तो एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर हो गया पी 3 पी वी डिवाइड बाय एन। ये हो गया ना, 3 पी वी डिवाइड बाय एन। ओके, सो इट इज 3/2 पी वी बाय एन। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम एवरेज वाला यूज कर रहे हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये हो गया। ओके, नाउ ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा भाई? तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये हो जाएगा, पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन की ही बात करें, अभी तक हम रियल गैस पर आए नहीं। तो एनआरटी अपॉन कैपिटल एन। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? 3/2 एनआरटी अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन ए। होता है कि नहीं होता है? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? इट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन ए ना। तो एन बाय एन ए को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एन बाय एन को क्या लिख सकते हैं? 1/n ए लिख सकते हैं ना। तो वही यहाँ पर किया है। ओके, सो एन बाय एन ए को हम क्या, सॉरी एन बाय एन को क्या लिखेंगे? स्मॉल एन बाय कैपिटल एन को 1/n ए लिख देंगे। सो 3/2 आर बाय एन ए इंटू टी, या 3/2 आर 3/2 आर टी बाय एन ए। सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आर बाय एन ए को बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोल देते हैं। आर बाय एन ए को क्या बोल देते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोलते थे। ठीक है, के बी। तो ये दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, अब आगे तो ऑब्वियसली निकाल ही सकते हो, पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो बाकी भी यूज कर ही सकते हो। पर मोल क्या हो जाएगा? पर मोल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय एन ए कर देंगे ना। सो पर मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय एन ए करेंगे तो एन ए से एन ए कैंसिल आउट, तो 3/2
RT। ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बहुत टाइप की होती है, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे होते हैं वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो गया। अगर तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्ड से। सो दैट इज 3/2 NRT। रुचि डाउट है क्या कुछ? बोलो। सर हाँ सर अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड को लेते हैं, तो सर ग्राफ तो बदल जाएगा। पर सर वो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं सर। अगर वैसे ही बनाएंगे बस शेप चेंज हो जाएगा, और क्या है। मतलब तू ऐसे, मतलब इधर ले रहा है तू dN/du और इधर ले रहा है u, तो ऐसे ये बनेगा ना वो, ऐसे बनेगा। तो सर मतलब बाकी कोई चेंज और नहीं क्या? आएगा? बाकी कोई क्यों चेंज आएगा, तू एक्सेस ही तो चेंज कर रहा है, और क्या कर रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे चले। ऑब्वियसली चेंज मतलब ऐसा है कि वैल्यूज में थोड़ा चेंज आएगा, बाकी तो क्या चेंज आएगा। जैसे वैल्यूज की हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा ही हमारे पास ग्राफ, इसको तुम ऐसे ले लो कि y इज इक्वल टू, रुचि देखो ऐसे देखो, y इज इक्वल टू mx ग्राफ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx ग्राफ कैसे बन रहा था, चलो y इक्वल टू mx ग्राफ नहीं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, ठीक है, पैराबोला लेते हैं, वहां से क्लियर होगा। y इज इक्वल टू mx स्क्वायर ग्राफ। तो नहीं, एक्चुअल में तुम इंटरचेंज करने की बोल रहे हो, तुम एक्सेस, हाँ फिर कोई चेंज नहीं होगा, जब तुम इंटरचेंज करने की जस्ट बोल रहे हो तो क्या चेंज होगा। एक मिनट, y वर्सेज x बना रहे हो ना, y इक्वल टू mx स्क्वायर की बजाय कुछ और लेके देखते हैं, तुम जो बोल रहे हो शायद देखते हैं। मान लो हमारे पास है ये, हाँ रेडियस वाला है जैसे, ठीक है। बोर्स मॉडल का जो रेडियस है वहां से देखते हैं, वहां से शायद क्लियर हो सके। तो बोर्स मॉडल में जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो अगर वहां पर हम आर वर्सेज एन ग्राफ बनाते हैं, आर वर्सेज एन ग्राफ बनाते हैं रुचिर, तो ग्राफ कुछ जो है वो ऐसा बनता जाता है, ऐसे नहीं सॉरी, आर वर्सेज एन ना, तो वो ऐसा बनता जाता है, ठीक है। ये है आर वर्सेज एन का ग्राफ रुचिर। अब तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि ये तो मैंने वाई एक्सिस पर आर को लिया और एक्स एक्सिस पर एन को लिया, अब तुम क्या बोल रहे हो कि एन को वाई पर ले ले, यही बोल रहे हो ना। तो एन को अगर वाई पर लिया और आर को अगर एक्सिस पर लिया, तो एन और वाई में आर में रिलेशन देखना पड़ेगा। ओके, तो फिर तुम्हें इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो फिर ये देखो किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा मतलब ये जो है ना एन, एन हो गया, मतलब ये बेसिकली किस टाइप का हो गया, वाई इज इक्वल टू, सॉरी आर जो है वाई एक्स, हाँ। तो ये हमारे पास हो गया एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वाई स्क्वायर। तो
ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, n को r के टर्म्स में क्या लिखोगे, n विल बी 0.529, सॉरी n स्क्वायर विल बी 0.529 1 by not yes 1 by n square is equal to 1 upon 0.529 into r, ये हो गया। ठीक है, मेरे पास किधर साइड होगा, ये इधर साइड होगा, तो वही से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने बताया था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही है कि अपने पास एक्सेस चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैल्यू में ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ वैसे ही होंगे, ग्राफ का शेप जो है वो चेंज नहीं होगा, बस एक्सेस डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट एक्सेस पर वो सेम आएगा। हाँ, तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे। ऐसे जनरली नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो जैसे हमने बताया वो चीज यूज कर लो। हाँ, तो क्या था, ये हो गया ना सबका। ओके, नाउ आगे चलते हैं, अब चलते हैं रियल गैस वाले पार्ट पर। ये हमारे पास केटीजी हो गया है, तो रियल गैस वाले पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, मतलब अभी तक हम देखते आए थे कि आइडियल गैस होती है, और आइडियल गैस में क्या होता है, हम गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करते आए थे, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करते आए थे। अब तुम बोलोगे सर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है क्या, मैं बोलता हूँ बिल्कुल होता है। गैस मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते तो कभी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दैट गैस आपस में, मतलब गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोल सकते हैं गैस लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, एक चीज ये है, और दूसरा क्या है, हम गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते आए थे, गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट करते हुए आए थे। बट ऐसा नहीं है, अगर हमने कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दिया या हमारे पास कंटेनर छोटा है तो फिर गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मतलब इन दोनों रीजन की वजह से प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर, सॉरी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो सेम वो नहीं होगा जो आइडियल गैस का था। ओके, आइडियल गैस में प्रेशर जो हमने लिया था वो डिफरेंट है, ये वॉल्यूम जो लिया था वो भी डिफरेंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो इसी को कंपेयर करता है, मतलब हमारे पास रियल गैस का जो प्रॉपर्टी है उसको आइडियल गैस से कंपेयर करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो पहले हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, पहले हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो जेड इज पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल, रियल गैस का प्रेशर डिवाइड बाय आइडियल गैस का प्रेशर। ठीक है, तो अभी देखो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, इफ अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग, देन अब देखो अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर गैस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कंटेनर की वॉल से
स्लोली हीट करेंगे या नहीं करेंगे? जब हमारे पास कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, तो गैस मॉलिक्यूल बराबर जाके कंटेनर की वॉल से क्या कर रहे थे? हिट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे कंटेनर की वॉल पे। लेकिन अभी अट्रैक्शन आ गया है, तो अगर अट्रैक्शन आ गया तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्शन करेंगे। अरे वही बता रहे हैं ना भाई, वही तो बता रहा है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स मतलब एक दूसरे में रिपल्सन। इसमें बताने की और क्या जरूरत है? इसको थोड़ा और तुम्हें अगर मैं बताऊं तो जैसे ऐसे सोचो कि अपने पास ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, ये गैस मॉलिक्यूल को बाकी सारे गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस गैस मॉलिक्यूल को इधर भी अट्रैक्शन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। ये सब जगह से क्या है? इसका अट्रैक्शन चल रहा है। इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो वॉल से हिट करने वाला गैस मॉलिक्यूल उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। जो वॉल से हिट करने वाला गैस मॉलिक्यूल है, ये वाला गैस मॉलिक्यूल जो वॉल से हिट करने वाला है, तो इसको इधर तो कोई अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, बट पीछे वाले गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। पीछे वाले गैस मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई ना? होगी कि नहीं होगी? ये जो गैस मॉलिक्यूल वॉल को हिट करने वाला है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो एक कंटेनर की वॉल को कम वेलोसिटी से हिट करेगा। कम वेलोसिटी से हिट करेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम जनरेट होगा ही नहीं होगा? होगा ना? तो इफ अट्रैक्शन फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो रियल गैस का प्रेशर जो है आइडियल से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। और अगर रियल गैस का प्रेशर आइडियल से कम आया, इसका मतलब क्या है? जेड क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। क्लियर है क्या? तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो जेड लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, सो जेड जो है, हम पहले इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ले रहे हैं, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अगर वो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो if repulsive forces are dominating, देन तो ऐसे केस में क्या? गैस मॉलिक्यूल पहले से फास्ट मूव करेगा, बिकॉज उसको पीछे वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ओके, ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है ये पहले से फास्ट हिट करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। ओके, सो रिपल्सन की वजह से गैस मॉलिक्यूल पहले से फास्ट हिट करेगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो देन V जो है इंक्रीज होगा, एंड V इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो रियल गैस का प्रेशर इस केस में क्या आ जाएगा? आइडियल से ज्यादा आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब है जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर आइडियल गैस सॉरी अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो जेड लेस देन 1 होता है, एंड इफ रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग देन जेड ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। ये आता है यूजिंग प्रेशर। जब हम जेड को इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव फैक्टर रखते हैं, सॉरी जेड को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रखते हैं, जेड इज कंप्रेसिव फैक्टर इटसेल्फ, तो जेड को इन टर्म्स ऑफ क्या रखते हैं? प्रेशर रखते हैं। तो वहां से हमें रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स का जेड पता चलता है। ओके, रिपल्सिव फोर्स में जेड क्या होता है? लेस देन, अट्रैक्टिव फोर्स में जेड क्या होता है? लेस देन 1 होता है, एंड रिपल्सिव फोर्स में जेड जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो ये तो था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे जेड जो है वो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मेनली ये वाला यूज करते हैं जो हम बताने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर वाला तो जस्ट हमें ये बता रहा है कि कौन से वाले फोर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे तो जेड इज मोलार वॉल्यूम का रेशियो।
किसके मोलार वॉल्यूम का रेशियो? इट इज रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम। ठीक है, सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आगे सब्स्टिट्यूट वगैरह करते हैं, तो जेड की वैल्यू आ जाती है पीवीएम बाय आरटी। जेड की वैल्यू क्या आ जाती है? पीवीएम बाय आरटी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है किसके लिए भाई? जेड निकालने के लिए। जब भी हम जेड निकालेंगे, वी हैव टू यूज पीवीएम बाय आरटी। ओके, लिखो, लिख रहे हो तो फटाफट लिखो, बाकी स्क्रीनशॉट में सेंड कर दूंगा। वीएम इज मोलार वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं वंडरवॉल इक्वेशन की। वंडरवॉल इक्वेशन, अच्छा, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम में डिफरेंस आ चुका है, जैसे हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में डिफरेंस आ चुका है, तो प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रेशर में जो करेक्शन होता है वो ये होता है, जैसा हमने बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है डोमिनेट कर, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। किससे? आइडियल से। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, सो आइडियल गैस का प्रेशर रियल से कितना ज्यादा होता है? इतना ज्यादा होता है। ओके, सो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये प्रेशर वाला पार्ट हो गया, इसमें ये करेक्शन टर्म आ जाती है। इसके अलावा वॉल्यूम में जो करेक्शन टर्म आती है वो क्या है? वॉल्यूम में करेक्शन टर्म आती है एनबी। अच्छा, व्हाट इज दिस वॉल्यूम? एक्चुअली वॉल्यूम क्या होता है? ये अभी तक हम क्या गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते आए थे। ओके, तो उसकी वजह से पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम बोल देते थे। बट एक्चुअली क्या है, अभी गैस मॉलिक्यूल जो है उनका खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। तो गैस का वॉल्यूम एक्चुअली क्या है? गैस का वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सके। गैस मॉलिक्यूल जो है वो कितने वॉल्यूम में फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो है गैस का वॉल्यूम। तो अभी तक कंटेनर के वॉल्यूम, सॉरी, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करते आ रहे थे। दैट्स व्हाई पूरे कंटेनर को हम बोलते थे कि उसमें गैस मॉलिक्यूल्स के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पा रहे थे। बट अभी हमें कंसिडर करना है गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है उसमें फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या गैस, तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाता है ना, वो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये है। तो बचा हुआ वॉल्यूम क्या है अपने पास? यहाँ पर वी ऑब्वियसली कंटेनर का वॉल्यूम हो गया है, वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, सो दिस वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एंड एनबी जो है एनबी यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया, तो इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा फॉर्म क्या है इक्वेशन का? तो दूसरा फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम। तो जब नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 ले लेंगे तो ये मोलार वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब V क्या हो जाएगा? Vm हो जाएगा। तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें A एंड B जो है वो क्या है? वंडरवॉल कांस्टेंट है। तो A डिपेंड करता है साइज पर, सॉरी, A डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पर। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगा A का। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा वैल्यू होगा A का। तो अगर हम 3-4 एग्जांपल ले लें, इसमें मतलब बॉन्डिंग का यूज होगा। NH3 CH4
एंड H2 मान लो ये ले लिया, तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा NH3 का सबसे ज्यादा, H2 का सबसे कम। एक्चुअली देखो क्या होता है, NH3 में आगे तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा उसका उसमें अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा बाकी टाइम तुम्हें मोलार मास देखना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो मोलार मास चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा मोलार मास उतना ज्यादा अट्रैक्शन। मोलार मास अगर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मैं बोल सकता हूँ ए का वैल्यू ज्यादा है। तो बट ये भी चेक करना है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी तक ये याद रख लो, NH3, H2O एंड HF, ये तीनों को याद रख लो। इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका ए का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं मतलब जनरली यहाँ पर तुम्हें ऐसा निकालने को बोलेगा ही नहीं ना, कैलकुलेशन करने को जनरली नहीं बोलेगा, ठीक है। और बोलेगा तो ऑब्वियसली ए और बी का वैल्यू देंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी, याद है? बी क्या 4/3 याद आया, वैल्यू HF और NH3 में, तो वही कोई बोल रहा है कि सर HF और NH3 में किसका लार्ज, चलो मैं तीनों का बता देता हूँ। देखो NH3 अगर ए हमें कंपेयर कराता है NH3, HF और H2O, याद रखना ये ऑर्डर रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ लोगे तुम। ये दोनों जो हैं इनमें 2H बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल, एंड H2O में 4H बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल। तो H2O के केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपेयर टू NH3 एंड HF, ठीक है। बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा HF का होना चाहिए, अगर हम जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखते तो सबसे ज्यादा HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए था, फिर H2O का, एंड सबसे कम NH3 का। बट यहाँ पर क्या हुआ है, H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं एक मॉलिक्यूल पे, इसलिए उस केस में ज्यादा ए आएगा। ओके, चले आगे। तो डिफरेंट केस तुम्हें बताए होंगे, वो कराएं क्या, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर इक्वेशन कैसे बिहेव करता है, कराएं वो। चलो रिवीजन करा ही रहे हैं तो करा ही देते होंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, केस 1 केस 2 वगैरह ले लेते हैं। तो केस 1 जो है वो क्या है, हाई प्रेशर। तो देखो हाई प्रेशर अगर है तो अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है फटाफट मतलब बहुत फास्ट मूव कर रहे होंगे ना। अगर हाई प्रेशर है तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे होंगे, है ना, मतलब आपस में कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो किसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, अट्रैक्शन फोर्स को, मतलब कि ए को। तो ए को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं
तो हमारे पास P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वाले पार्ट में ए नेग्लेक्ट हो गया, सेकेंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या बचा, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसको हम देखो क्या लिखेंगे, पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, ऐसे लिखेंगे। तो पी वी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी प्लस आर टी, डिवाइड बाय आर टी करेंगे तो क्या आ गया, पी वी एम बाय आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी। पी वी एम बाय आर टी इज नथिंग बट जेड, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस पी बी बाय आर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हाई प्रेशर पर ये हो जाएगा। हाई प्रेशर पर किसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ए को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास प्रेशर लो है, वेरी लो नहीं, हम जस्ट लो की बात कर रहे हैं, तो लो प्रेशर अगर है तो देखो वॉल्यूम हाई हो गया, एंड वॉल्यूम हाई हो गया मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लेक्ट किया जा सकता है। हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम हम कम ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने प्रेशर को लो किया है तो वॉल्यूम को बढ़ा दिया होगा, तो वॉल्यूम को बढ़ा दिया होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बी को। तो बी को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू सेकेंड पार्ट में B को नेग्लेक्ट कर दिया, जस्ट VM बचा, इज इक्वल टू आर टी। तो ये क्या हो गया, दिस इज PVM प्लस ए बाय VM इज इक्वल टू आर टी। आर टी से डिवाइड करेंगे तो PVM बाय आर टी प्लस ए बाय VM आर टी इज इक्वल टू 1। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय VM आर टी। सो Z जो है ऑब्वियसली क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सॉरी Z लेस देन 1 आ रहा है। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 होता है, लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 होता है। लो प्रेशर मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 atm टू atm टाइप है ना, और हाई प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा। ओके, वंश भार्गव Z वर्सेस P ग्राफ अभी बनाएंगे ना यार, अभी पहले केस तो निकाल लें। क्या Z वर्सेस P ग्राफ ही बनाएंगे? तो लो सॉरी हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 हो रहा था, एंड लो प्रेशर पर Z जो है वो लेस देन 1 हो रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेशर वेरी लो ले लें, वेरी लो प्रेशर, तो वेरी लो प्रेशर अगर हमने ले लिया तो वॉल्यूम जो है वो वेरी हाई हो गया। तो अब देखो दो चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे, अगर वॉल्यूम वेरी हाई हो गया तो 1 बाई वी एम स्क्वायर जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे एंड बी को भी नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई हो गया तो वी स्क्वायर और भी बड़ा हो गया, वी स्क्वायर काफी बड़ा हो गया तो 1 बाई वी एम स्क्वायर जो है बहुत छोटा हो गया, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 बाई वी एम स्क्वायर एंड बी जो है दोनों नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 1 बाई वी एम स्क्वायर नेग्लेक्ट किया तो पी बचा, सेकेंड पार्ट में बी को नेग्लेक्ट किया तो वी एम बचा इज इक्वल टू आर टी। तो पीवीएम इज इक्वल टू आर टी, हम बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू 1।
सो वेरी लो प्रेशर, वेरी लो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 atm, है ना? सॉरी अप्रोक्सीमेटली 0.1 0.2, ऑलमोस्ट जीरो के पास वाला। सो वेरी लो प्रेशर मतलब हो जाता है, लो प्रेशर मतलब 1 atm 2 atm को लो मान लेते हैं, एंड हाई में तो फिर ऑब्वियसली 10 20 से ज्यादा वाला। सो ये हमारे पास डिफरेंट प्रेशर रेंज के साथ जेड का वेरिएशन हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए क्या होगा? तो H2 एंड हीलियम के लिए देखो क्या होता है, दोनों का मोलार मास बहुत कम है। मैंने बताया कि मोलार मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और एक ही वैल्यू बढ़ती है, बट H2 और हीलियम के केस में मोलार मास सबसे कम है, तो वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों के केस में। ठीक है, दोनों के केस में क्या है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर वो तो केस 1 जैसा ही हो गया ना। तो यहाँ पर जो जेड है वो आ जाता है 1 प्लस PB/RT। जेड क्या आ जाता है? 1 प्लस PB/RT, क्योंकि ए को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो केस 1 जो था वैसा ही हो गया, है ना? ये देखो केस 1 में हमने क्या किया था, ए को ही नेग्लेक्ट किया था ना, तो ए को नेग्लेक्ट करने पर ही आया। ओके, सो अब हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा? 3 केस है। हाई प्रेशर पर जेड जो है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, वेरी हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर जेड जो है लेस देन 1 आ रहा है। वेरी लो प्रेशर पर जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, एंड हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे ग्राफ की। कोई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, सर ग्राफ, तो जेड वर्सेज पी ग्राफ की हम बात कर रहे हैं अभी। तो जेड वर्सेज पी ग्राफ, एंड ये हमारे पास हो गया जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज फॉर आइडियल गैस। अब देखो हमारे पास हाई प्रेशर पर जेड जो है ग्रेटर देन 1 होता है, लो प्रेशर पर लेस देन। मेरे पास रियल गैस जो है जनरली उनका ग्राफ ये वाला रहे, दिस इज रियल गैस का ग्राफ। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर हमने बहुत ज्यादा लिया है तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। जब प्रेशर कम ले लिया है तो जेड की वैल्यू देखो लेस देन 1 आ रही है। और जब प्रेशर को ऑलमोस्ट 0 ले लिया है तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। वेरी लो प्रेशर पर जेड 1, लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1, हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो रियल गैस का ऐसा आता है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम की। सो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड जो है वो ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। ओके, वाई हमारे पास क्या? जेड इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT है ना। सो दिस इज वाई, दिस इज सी, एंड दिस इज mx। तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो गया ना यार। y वर्सेज x ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर z वर्सेज p ग्राफ, यहाँ पर हमने क्या लिया है? p की जगह x लिया है। ओके, सो z वर्सेज p ग्राफ क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन हो रहा है। किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ऑब्वियसली टेम्परेचर एंड बाकी पार्ट कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। ओके, सो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा एंड इंटरसेप्ट ऑब्वियसली 1 होगा, तो इंटरसेप्ट 1 है, स्ट्रेट लाइन है दोनों के लिए। तो कौन सा ग्राफ H2 का होगा, कौन सा हीलियम का होगा? स्लोप क्या है इस ग्राफ की? स्लोप क्या है? स्लोप इज m। m क्या है वहां पर? स्लोप क्या है? स्लोप इज B/RT। तो जिसका B/RT ज्यादा है वो पर रहेगा। और b किस, देखो RT तो दोनों का सेम है, तो ये डिपेंड करेगा किस पर? B पर। तो B किसका ज्यादा है? H2 का या हीलियम का? H2 का B ज्यादा है कि हीलियम का ज्यादा है? H2 का। साइज किसका ज्यादा होगा? H2 का। क्यों? क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है और हीलियम में एक ही हाइड्रोजन एटम, सॉरी एक ही हीलियम एटम। ओके,
सो दो एटम का वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा, अगर H और हीलियम की बात करता तो ऑब्वियसली हीलियम, बट यहाँ H नहीं है, यहाँ पर क्या है, H2 है। ओके, सो B of H2 is greater than B of He. That's why B by RT of H2 is greater than B by RT of helium. क्लियर है सभी को? सो ये हमारे पास जेड वर्सेज पी ग्राफ हो गए, जिसकी थोड़ी देर पहले कोई बात कर रहा था कि सर जेड वर्सेज पी ग्राफ जो है वो कैसा होगा। बी किसका ज्यादा होगा, बी एंस जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, बताया ना, बी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर, और साइज H2 और हीलियम में किसका बड़ा है, H2 का बड़ा है। ओके, सो वंस भार्गव यही बोल रहा था कि सर जेड वर्सेज पी ग्राफ एक्सप्लेन करो, तो भाई ये हो गए हमारे पास जेड वर्सेज पी ग्राफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब एक और चीज आ जाती है कि जेड वर्सेज पी ग्राफ, ठीक है, बट उसमें भी टेम्परेचर के साथ अगर कोई रियल गैस का ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, टेम्परेचर के साथ अगर रियल गैस का ग्राफ पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास वेरिएशन थोड़ा चेंज होता जाता है। ऑब्वियसली जेड वर्सेज पी ले रहे हैं, दिस इज जेड इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आ जाता है। ये हो गया T1 के लिए और ये हो गया T2 के लिए। ठीक है, तो T1 और T2 में कौन सा बड़ा होगा, तो देखो यहाँ पर Z जो है लेस देन 1 है ना इस वाले पार्ट में, और यहाँ पर Z लेस देन 1 है, तो ग्राफ किसको फॉलो कर रहा है, जनरली ग्राफ फॉलो कर रहा है कौन सी वाली इक्वेशन, ए को नेग्लेक्ट कर दिया गया, सॉरी बी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, सो ये वाला पार्ट आया ना, 1 माइनस ए वी एम आर टी, यही वाला पार्ट आया। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें यूज करना है, इसको यूज करना है। पर देखो अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो ए बाय वी एम आर टी क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ए बाय वी एम आर टी क्या होगा, कम होगा। और अगर ए बाय वी एम आर टी कम होगा तो आगे नेगेटिव साइन होने की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी, आगे क्या है लेकिन नेगेटिव साइन है ना, तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 1 माइनस, ये हम ऐसे सोच लो कि ए बाई वी एम आर टी कम है, तो ए बाई वी एम आर टी जो है वो कम है, तो 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है क्या, ए बाई वी एम आर टी जिसका कम है उसका 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उसका 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी उतना ही ज्यादा, मतलब जेड उतना ही ज्यादा, तो ज्यादा टेम्परेचर का जेड ज्यादा होता है। ओके, सो ये T1 वाला था और ये T2 वाला था, किसका जेड ज्यादा है भाई, T2 वाले का जेड ज्यादा आ रहा है ना। ओके, सो T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1। ओके, टाइप से भी तुम यहाँ पर देख सकते हो, हमने इधर वाले पार्ट से कंपेयर कर लिया है, इधर वाले से भी कर सकते थे। हायर वाले में क्या आएगा, हायर वाले के लिए मतलब जब जेड ग्रेटर देन 1 हो गया तो कौन सा वाला फॉलो करेंगे, 1 प्लस पी बी बाय आर टी, तो वहां पर इससे कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम ही मिलेगा। तो इस टाइप से तुम इस चीज को यूज कर सकते हो। ओके, तो टेम्परेचर वाला जो है ग्राफ ही हो जाए, जेड वर्सेज पी में अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ग्राफ जो है हमारे पास ऐसे थोड़ा चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया भाई
रियल गैस वाला पार्ट जिसमें वन रोल बताया। इसके अलावा रियल गैस इक्वेशन जो है उससे हमें बॉयल्स टेम्परेचर मिलता है। रियल गैस इक्वेशन क्या थी? Z इज इक्वल टू 1 प्लस B बाय VM प्लस C बाय VM स्क्वायर प्लस D बाय VM क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें B क्या होता था? B होता था B माइनस A बाय RT, C होता था B स्क्वायर, D होता था VM B क्यूब। ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाकी जो हायर वाली पावर है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेन हमारे पास जो जेड है वो क्या आता है? मेन जेड हमारे पास आता है 1 प्लस बी बाय VM। ठीक है। और इसी को यूज करके बाद में हमने बॉयल्स टेम्परेचर की बात की थी। तो बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस जो है कैसा बिहेव करती है? बॉयल्स टेम्परेचर TB, तो उस पर गैस क्या बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। ठीक है। तो गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो वो यहीं से आया था। क्या आया था वो? ऑब्वियसली जेड को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जेड को 1 सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये जो बी है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बी का वैल्यू 0 यहाँ से कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? A बाय R। ओके, सो दिस इज बॉइल्ड टेम्परेचर, जिस पर गैस क्या काम करेगी? मतलब कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस का काम करेगी। क्लियर है सभी को? एक मिनट रुको, प्रीवियस पेज दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, देख लो। लास्ट स्लाइड क्या? लास्ट स्लाइड वीरियल गैस इक्वेशन वाला पार्ट है वो। दिस इक्वेशन इज वीरियल गैस इक्वेशन एंड इसमें क्या होता था? बी जो है मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को हमने वीरियल गैस इक्वेशन फॉर्म में लेके आए। तो बी का वैल्यू ये होता था एंड पूरा हमने डेरिवेशन नहीं कराया, जस्ट हमने फाइनल वाला पार्ट बताया। सी का वैल्यू बी स्क्वायर होता था, डी का वैल्यू बी क्यूब होता था। बट हायर हायर पावर जो है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो बहुत छोटी हो जाती है, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेन हमारे पास यही बचता है। तो इसमें भी हम बात करते हैं बाद में बॉयल्स टेम्परेचर की। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो क्या है? वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस आइडियल गैस की तरह काम करती है। ठीक है। आइडियल गैस की तरह काम करेगी, मतलब जेड की वैल्यू 1, बिकॉज आइडियल के लिए जेड 1 है। तो जेड 1 कब होगा? जब ऑब्वियसली बी 0 हो जाए। तो बी 0 कब होगा? तो यहाँ से जब बी को 0 करेंगे तो टीबी जो आएगा बॉयल्स टेम्परेचर हमारे पास A बाय R। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। सो लिक्विफिकेशन वाला पार्ट ले लेते हैं।
तो देखो लिक्विफिकेशन वाले में क्या है हमारे पास, P वर्सेज VM हम अगर देखें तो जब हम यहाँ पर प्रेस एक पहले ऐसा करते हैं, इसमें लो टेम्परेचर रखते हैं, धीरे धीरे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें थोड़ा चेंज आएगा। अच्छा, कोई तो बोल रहा था कि सर N2 और NH3, क्या बोल रहा था कोई, एक मिनट। सर ने NH3 का कुछ तो बताया था ना, अभी मैंने एक मैसेज ऐसे ही देखा। सर इसमें अब नाइट्रोजन और अमोनिया का भी कोई केस होता है ना, सर ने लिखाया था इन्हें भी। नाइट्रोजन और अमोनिया यार वही है ना, उनका ए डिफरेंट रहेगा ना, तो ग्राफ ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। कौन था ये, पारस। पारस, नाइट्रोजन और अमोनिया का ए डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली NH3 का ए जो है वो ज्यादा है। समझाया? NH3 का ए अभी हमने बताया ना, NH3 का ए क्या होता है, ज्यादा होता है। तो NH3 का अगर ए ज्यादा है तो उसका ग्राफ नीचे ही रहेगा ना, जितना ए ज्यादा है उतना जेड कम हो जाएगा। समझाया? तो लिक्विफिकेशन वाले पार्ट पर चलते हैं वापस। तो देखो P वर्सेज VM जो है, इसमें अगर हम वॉल्यूम चेंज करें, स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर रखते हैं, देन उसमें क्या है कि वॉल्यूम हम चेंज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वॉल्यूम कैसे कम कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स मतलब अभी इतने पास में आ चुके हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में जब कन्वर्ट होंगे तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ तक आते आते गैस मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। ठीक है, इस पॉइंट तक आते आते गैस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब इससे ज्यादा हम अभी इसको कर नहीं सकते कंप्रेस। तो अभी हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम जो है उस पर अभी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड में हो चुके हैं। बहुत स्लाइटली फर्क पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर जो है जनरली बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हमने किया एक लोअर टेम्परेचर T1 पर, कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लो ही टेम्परेचर रखा है। फिर हमने क्या किया, इससे हायर टेम्परेचर पर सेम एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सो हायर टेम्परेचर पर फिर से हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो सेम ऐसा ही होगा, हायर टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, T2 कर दिया अभी, तो उस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास ऐसे जाएगा। और अभी देखो क्या है, जब हायर टेम्परेचर की हम बात कर रहे होते हैं, सो हायर टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे कि नहीं होंगे। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगा, बिकॉज वो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे, है ना। सो हायर टेम्परेचर पर अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने की वजह से अभी बहुत मतलब पहले जितने मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे उतने मॉलिक्यूल अभी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, उससे कम मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम जाएंगे जो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो उसकी वजह से अब देखो ये जो लाइन थी ये बेसिकली एक तरह से क्या बता रही है, वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, है ना। सो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना। बट हायर टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स कम कन्वर्ट होंगे, दैट्स वाई ये लाइन जो है छोटा आएगा पहले से। ठीक है, और यहाँ तक आते आते कन्वर्ट हो गए, फिर वापस प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास
T2 टेम्परेचर पर ग्राफ है। ऐसे ही फिर से हमने और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर कर दिया T3, तो वहां पर भी यही होगा। अभी T3 पर और भी कम गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होंगे लिक्विड में, है ना। T3 पर और भी कम गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, तो वहां लाइन और छोटा आ गया। तो ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक हमारे पास ऐसा पॉइंट भी आ जाए, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा भी आ जाएगा जहां पर ये जो लाइन है ये जस्ट एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड वो जो टेम्परेचर है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर TC। इसके बाद मतलब क्या है, यहाँ पर ये लाइन जो है क्या बन गई, पॉइंट बन गई। तो इस टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अगर हम कोई लेंगे तो फिर गैस मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, सो टेम्परेचर जो है वो क्या है, T4 इज ग्रेटर देन TC इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहां तक गैस मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, इसके बाद में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अब ये हम अगर ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम मिला दें ऐसे, ठीक है, तो देखो ये राइट हैंड साइड गैस है, बीच में जो है उसमें लिक्विड एंड गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो किसका है, लिक्विड का है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, और उस कम अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास जो टेम्परेचर है जिसके बाद में गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो रहे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इसके अलावा उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर आता है, या ये जो पॉइंट है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। ऊपर जो पॉइंट बना है दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल पॉइंट। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पीसी होता है, क्रिटिकल प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, मोलार वॉल्यूम, वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, सो टीसी पीसी एंड वीसी जो है, टीसी पीसी एंड वीसी, ये तीनों को हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। ये तीनों क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर एक तरह से क्या हो गया, क्रिटिकल प्रेशर वो वाला प्रेशर हो गया कि जिसके बाद में हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर मिनिमम प्रेशर क्या चाहिए हमें गैस को लिक्विफाई करने के लिए, बताओ। एट क्रिटिकल टेम्परेचर हमें मिनिमम प्रेशर क्या चाहिए, हमें मिनिमम प्रेशर पीसी चाहिए, तभी गैस लिक्विफाई हो पाएगा। पीसी से कम कोई प्रेशर पर गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पीसी से ज्यादा ऑब्वियसली प्रेशर अप्लाई किया तो गैस लिक्विफाई होगा एट टीसी, बट उससे कम प्रेशर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगा। ओके, सो ये डेफिनेशन क्या हो सकती है पीसी की, तो पीसी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगा हमें गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट टीसी। ओके, और टीसी क्या है, टीसी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके, सो द मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। सो बेसिकली लिक्विफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर लिक्विफिकेशन प्रेशर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी हो तो अच्छा है, एंड टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू टीसी हो तो अच्छा है। ठीक है, ये कंडीशन अगर होंगी तो ऑब्वियसली गैस लिक्विफाई हो सकती है। प्रेशर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी होना चाहिए, टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू टीसी होना चाहिए। इन तीनों का वैल्यू सर ने बताया ही होगा। तीनों का वैल्यू दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो ये जो पॉइंट है इस क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पी, ये जो डिफरेंशिएशन सर ने बताया होगा, है ना, डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन बताया होगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है इसको निकालने का, वो मैं बता देता हूँ, शायद सर ने ना बताया उसके बारे में। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो टीसी पीसी और वीसी निकालने का। तो
सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई शुड बी P ग्रेटर देन PC? देखो क्या है, P ग्रेटर देन PC अगर है, अगर P ग्रेटर देन PC है तो देखो ये जितने भी आएंगे इन सब में क्या है, लिक्विड ही रहेगा ना यार। अगर P ग्रेटर देन PC है तो लिक्विड ही रहेगा ना, लिक्विड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बताओ। अगर अगर तुमने अप्लाई किया, अगर तुम क्रिटिकल टेम्परेचर रख रहे हो, अगर तुमने क्रिटिकल टेम्परेचर रखा और क्रिटिकल टेम्परेचर पर तुम पीसी से कम अप्लाई करते हो प्रेशर, तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी ना। क्रिटिकल टेम्परेचर रखते हो और उसमें अगर तुमने पीसी ये वाला प्रेशर जो है इससे कम प्रेशर अगर रखा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी ना। ओके, सो ऑब्वियसली प्रेशर को क्या रखना चाहिए, P ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी हो तो अच्छी बात है। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर टीसी से कम है, टेम्परेचर अगर हम टीसी से कम रख रहे हैं तो कम टेम्परेचर रखने पर प्रेशर भी कम ही लगेगा। ओके, लिक्विफाई करने के लिए अगर हम टेम्परेचर कम रख रहे हैं ना तो फिर प्रेशर भी कम लगेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टीसी तक ले गए तो फिर हमें क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा ही देना पड़ेगा। ओके, तो सेफ साइड के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, पीसी से ज्यादा ही हो। नाउ क्या और किसने क्या बोला, ब्रायन, इफ ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट कन्वर्ट, हाँ हो गया। सो सर दीज कंडीशंस आर सेपरेट राइट। अमुक कंडीशन सेपरेट का मतलब ऐसा है कि यार ये दोनों अगर साथ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर तो लिक्विफाई होगा ही। अगर दोनों में से एक कंडीशन है फिर बाकी दूसरा देखना पड़ जाएगा। ओके, दूसरा भी देखना पड़ेगा, अगर दोनों को साथ में लेंगे तो बेस्ट है, मतलब तब तो लिक्विड होगा ही, कोई भी गैस लिक्विफिकेशन कर ही सकती है अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो। अगर दोनों में से जस्ट एक सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरे पर थोड़ा डिपेंड कर जाएगा, जैसे मान लो हम टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू टीसी ले ले। ओके, टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू टीसी ले, मतलब मान लो हमने टेम्परेचर टीसी से कम ही ले लिया, तो फिर प्रेशर जरूरी नहीं है कि यार पीसी से ज्यादा ही हो। पीसी से जैसे मान लो हमने टेम्परेचर T3 ले लिया, तो T3 टेम्परेचर लेने पर ये जो प्रेशर है इस प्रेशर से ज्यादा पर भी गैस लिक्विफाई हो सकती है, हमें जरूरी नहीं है कि पीसी तक लेके जाना पड़े। ओके, तो ये थोड़ा सा है, मतलब इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दोनों कंडीशन अगर साथ में ले ली तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मतलब गैस लिक्विफाई हो ही सकती है। बट अगर दोनों से कम है देन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यस बिल्कुल मानस, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है तो कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है तो कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ओके, T लेस देन टीसी है, टेम्परेचर टीसी से कम है तो ही गैस लिक्विफाई हो पाएगी, टीसी से कम है या टीसी के इक्वल है तो गैस लिक्विफाई हो पाएगी, बट टीसी से ज्यादा अगर है तो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ओके, चले आगे। तो नाउ हम क्या बोल रहे थे कि एक मिनट सर, यू सेड कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ ब्रायन सही बोल रहा था वो। तो हमारे पास अभी क्या है, हाँ हम ये बता रहे थे कि वो जो टीसी पीसी और वीसी का वैल्यू वो क्यों आता है, जो तो दो तरीका, एक तो सर ने आई थिंक बताया हुआ डिफरेंशिएशन वाला, एक हम दूसरा तरीका बता देते हैं। देखो तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या है,
P plus A by Vm square into Vm minus B is equal to RT. तो this is PVM plus A by Vm minus PB minus AB by Vm square एंड RT को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इसको हम क्या है क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय Vm स्क्वायर बाय P। तो Vm स्क्वायर बाय P से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज Vm क्यूब। इसको Vm स्क्वायर बाय P से मल्टीप्लाई करेंगे, सो Vm स्क्वायर बाय P से करेंगे तो A बाय P इंटू Vm। इसको भी Vm स्क्वायर बाय P से करेंगे तो P से तो P कैंसिल आउट हो जाएगा, Vm स्क्वायर बाय P से कर रहे हैं ना यहाँ, सो P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इंटू Vm स्क्वायर, इसको Vm स्क्वायर बाय P से करेंगे तो AB बाय P एंड इसको Vm स्क्वायर बाय P से करेंगे तो RT बाय P इंटू Vm स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ Vm क्यूब minus B plus RT by P into Vm square plus A by P into Vm minus AB by P is equal to 0, ठीक है। सो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है एंड दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 identical roots at critical point। हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट पर क्या है, इसका वी का वैल्यू क्या है बताओ, विच इज Vc। क्रिटिकल पॉइंट पर Vm का वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पर Vm का वैल्यू क्या है, Vc है ना। तो तीनों रूट जो है V वाले उनकी वैल्यू क्या होगी, Vc होगी, ओके है कि नहीं। एट क्रिटिकल पॉइंट V क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पर V क्या है, Vc है ना। तो इसके तीनों रूट का वैल्यू क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट पर, Vc होगा, ओके। सो बेसिकली ये इक्वेशन और अभी हम जो दूसरी इक्वेशन बताएंगे वो सेम ही होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, Vm माइनस Vc रेज टू 3 इज इक्वल टू 0, यही होगा। तीनों रूट अगर Vc हैं तो इक्वेशन यही हुआ ना, Vm माइनस Vc रेज टू 3 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो इट इज Vm क्यूब माइनस 3Vc इंटू Vm स्क्वायर प्लस 3Vm इंटू Vc स्क्वायर माइनस Vc रेज टू 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ओके। एंड नाउ कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ओके। अब आपस में कंपेयर कर सकते हैं तो उससे हमें आगे वाला पार्ट मिल जाएगा आराम से। तो जब कंपेयर करेंगे B बाय RT वाला, B प्लस RT बाय P जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ Vc के इक्वल होना चाहिए, ओके। सो B प्लस RT बाय P इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ Vc के। इसके अलावा इधर देखो A बाय P किसके इक्वल होना चाहिए, A बाय P जो है सॉरी A बाय P जो है वो Vc स्क्वायर के, A बाय P किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू Vc स्क्वायर के। सो A बाय P शुड बी इक्वल टू 3 इंटू Vc स्क्वायर, यही है ना, 3 इंटू Vc स्क्वायर। इसके अलावा AB बाय P किसके इक्वल होना चाहिए, Vc रेज टू 3। सो AB बाय P is equal to Vc raised to 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे तो देखो अगर 3/2 में करूंगा, सो 3/2 करने पर देखो क्या आ रहा है, Vc raised to 3 डिवाइड बाय 3 Vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AB बाय P
इंटू पी बाई ए, तो ए से ए कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, वी आ गया ना। सो ये क्या आ गया, वी सी इज नथिंग बट, एक मिनट, कुछ कुछ गड़बड़ किया है क्या, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो बी आएगा। हाँ, सो ये किसके इक्वल आया था, बी। सो बी सी इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ बी। बी सी किसके इक्वल आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल आ रहा है। एंड इसी टाइप से बाकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसको यहाँ पर जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी बाई पी सी इज इक्वल टू वी सी रेज टू 3, मतलब 3b रेज टू 3। तो यहाँ से जब तुम पी सी निकालोगे, सो पी सी क्या आएगा, पी सी आ जाएगा a बाय 27 बी स्क्वायर, ये पी सी आ जाएगा। एंड देन तुम यहाँ पर जब वीसी को सब्स्टिट्यूट करोगे, सो वीसी विल बी 3b। ओके, वीसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वीसी विल बी 3b, तो ये क्या हो जाएगा, 9b हो जाएगा। इसका भी इधर साइड जाएगा तो 8b आएगा। ओके, एंड ये क्या था, आर टी बाय पी था ना, यस दैट वाज आर टी बाय पी, तो बी जैसा दिख रहा है, तो दिस इज आर टी बाय पी। तो ये वीसी जो है, एक मिनट इसको अच्छे से फिर से लिख देते हैं एक बार। हाँ, सो ये वीसी जो है क्या है, दिस इज 3b, तो ये 8b 9b हो गया, 9b हो गया, इधर से b गया तो 8b हो गया। सो आर बाई टी सी, सॉरी आर इंटू टी सी बाई पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8b आ गया। तो यहाँ से जब तुम टीसी लिखोगे तो टीसी क्या हो गया, टीसी इज इक्वल टू 8b इंटू पी सी बाय आर। सो 8b इंटू पी सी बाय आर अगर तुम करते हो, मतलब पीसी वाला पार्ट ये है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ये एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज 8a अपॉन 27 RB। ओके, सो दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है क्या? सो दीज आर टीसी, वीसी एंड पीसी क्रिटिकल कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू ये रहेगी। अच्छा देखो, एक और चीज है, हमने तुम्हें बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बताया ऐसा। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर देन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर पर आइडियल गैस होती है ना, रियल गैस कैसा बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। तो आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है क्या, बॉयल्स टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, एंड आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली आइडियल गैस जो है उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, मतलब बॉयल्स क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो आइडियल, तो ऑब्वियसली कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती। और बॉयल्स टेम्परेचर जो है उस पर आइडियल गैस है तो वहां पर भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो बॉयल्स टेम्परेचर देखो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा ही आ रहा है। व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, याद है, बॉयल्स टेम्परेचर था A बाई आर बी। बॉयल्स टेम्परेचर क्या था, A बाई आर बी था। तो यहाँ पर देखो TC इज नथिंग बट 8 अपॉन 27, A बाई आर बी इज नथिंग बट बॉयल्स टेम्परेचर। सो बॉयल्स टेम्परेचर इज 27 बाई 8 टाइम्स ऑफ TC। कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली बॉयल्स टेम्परेचर बड़ा है। क्लियर है कि नहीं है? सो बॉयल्स टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस रियल गैस है, सॉरी आइडियल गैस है, और आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है सभी को ये? नहीं, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, जस्ट मैंने बताया कि एक और तरीका है करने का। कुछ लोगों को वो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तुम यूज कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना है टीसी, पीसी एंड वीसी का। टीसी, पीसी एंड वीसी जो है तीनों का फॉर्मूला याद रखना है।
ओके, सो टाइम भी हो गया है अभी, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करें। अपना पूरा कंप्लीट हो गया, केटीजी एंड रियल गैस वाला पार्ट हमने पूरा करा दिया रिवाइज। तो और किसी को कुछ डाउट रहा होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ ही होगा। और ठीक है, तो थोड़ा हेल्प मिला है कि नहीं मिला रिवीजन से? ओके, सो ठीक है, अभी बुकलेट कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट टाइम कुछ बुकलेट्स के डाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे। ओके, चलो।